मुंबई शहर का फ्लावर वैली इंटरनेशनल हाई स्कूल। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अपने क्लास में बैठे किताबों में अपने सिर खपाए हुए थे, लेकिन सेक्शन बी का माहौल थोड़ा ज्यादा ही टेंस था। बोर्ड के एग्जाम्स में सिर्फ 30 दिन बचे हुए थे, इसीलिए सभी की नजरें बार बार ब्लैक बोर्ड के साइड में टंगे बड़े से चार्ट पर जा रही थी, जिसमें 30 दिन का काउंटडाउन बना हुआ था। मैथ्स का लेक्चर चल रहा था और अपना मोटा सा चश्मा पहने हुए पाटिल सर मैथ्स के कुछ टफ सम सॉल्व करके समझा रहे थे। लेकिन इतने तनाव भरे माहौल में भी भावेश पराशर टेबल पर अपना सिर रखे हुए सोया हुआ है, और भूरी सी आंखों वाले भावेश का यूं अपनी क्लास में सोना रोज का काम था। एक तरफ पाटिल सर पूरे जोश के साथ सवालों को हल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भावेश न जाने कौन सी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी अचानक भावेश को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। Host target found. Scanning system. Initializing installation. सपनों में खोए हुए भावेश को ये आवाजें बहुत अजीब लग रही थीं कि फिर दोबारा वो आवाज आई। Installation complete. Super system activated. ये सुनकर डर के मारे वो तुरंत अपने सपने से जाग गया और अपनी सीट से खड़े होकर चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं, पाटिल सर। कहते हुए पाटिल सर ब्लैक बोर्ड पर हाथ घिसना बंद कर भावेश को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि भोजन का लुत्फ उठा रहे गेंडे को किसी ने छेड़ा हो। पाटिल सर के जवाब पर पूरी क्लास हंसने लगी। पाटिल सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके सवाल को समझाते वक्त कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। वे तो बच्चों के डाउट्स भी सवाल पूरा हो जाने के बाद ही लेते थे। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए भावेश से कहा, भावेश। जी सर। भावेश ने घबरा कर कहा, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। पाटिल सर ने ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। भावेश को इस सवाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन किस चैप्टर का था, लेकिन फिर भी सर से नजरें बचाने के लिए अपने टेबल पर रखी किताबों की उठापटक करने लगा। यूं क्लास में सोना भावेश की पुरानी आदत थी। वो जब भी पढ़ाई करने के लिए किताब खोलता, नींद उसे अपने आगोश में भर लेती थी। भावेश के मम्मी और पापा दोनों भावेश की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे किसी तरह से पैसे इकट्ठे करते ताकि भावेश अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन भावेश का बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका तो कई बार मन भी हुआ कि वो किसी तरह से इस स्कूल को छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार ऐसा करने से पहले उसे अपने मम्मी और पापा का चेहरा सामने दिख जाता था। फिलहाल सर के सवाल पर भावेश अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और चुपके से अपने टेबल पर रखी हुई किताबों में पेजेस को इधर उधर इस इरादे से पलट रहा था कि शायद ऐसा करने से पाटिल सर उससे निराश होकर उसे बख्श दें। पर दया की भीख पाटिल सर के क्लास में नहीं मिलती थी। पाटिल सर उसकी चुप्पी को देखते हुए कहने लगे, स्लीपिंग ब्यूटी, यही है मिस्टर भावेश पराशर की एकमात्र ड्यूटी। अब जब तुम्हारी नींद पूरी हो ही गई है तो काफी फ्रेश लग रहा होगा, नहीं? आओ जरा इधर और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता के दिखाओ। पूरी क्लास के ठहाकों के बीच गुर्राते हुए पाटिल सर ने कहा। भावेश मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। सुपर सिस्टम में आपका स्वागत है। 12th क्लास मैथ टेक्स्ट बुक्स डिटेक्टेड। क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश ने इससे पहले ढेर सारी कॉमिक बुक्स पढ़ रखी थी। सुपर कमांडो ध्रुव, सुपरमैन के बारे में तो सुना था, लेकिन सुपर सिस्टम किस बला का नाम है? तभी उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उसके पास कोई सुपर पावर आ गई है। तभी उसका चेहरा उत्साह से भर गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने टीचर पाटिल सर की गुस्से से भरी हुई आंखों को देखा,
उसने तुरंत ही अपनी इस बड़ी सी मुस्कान को छुपा लिया। उसने मन ही मन में सिस्टम को आदेश दिया, ओके सिस्टम। भावेश के सिस्टम को हाँ करते ही उसके हाथ पर एक सफेद रोशनी उभरी और धीरे धीरे डिम होते हुए गायब हो गई, जिससे भावेश को हल्का सा झटका लगा। पर अपने आप को संभालने के बाद भावेश को ऐसा लगा जैसे उसे किसी बड़े गणितज्ञ की तरह ज्ञान प्राप्त हो गया हो। कुछ ही देर में इस ज्ञान ने भावेश पर अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया। भावेश ने एक बार फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस क्वेश्चन को देखा। ये कैलकुलस का सवाल, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले तक भावेश को कोई भी आइडिया नहीं था, अब खुद ब खुद भावेश के दिमाग में सुलझते हुए दिख रहे थे। भावेश ने अपने आसपास बैठे हुए उन सभी क्लासमेट्स को देखा जो काफी देर से उसकी बेवकूफी पर हंस रहे थे, लेकिन भावेश खुद उन सभी की नादानी पर मुस्कुराने लगा। भावेश ने कॉन्फिडेंस के साथ अपने झुके हुए कंधों को चौड़ा किया और उन सभी के बीच से होते हुए पाटिल सर के सामने खड़ा हो गया। पूरी क्लास भावेश को बड़ी गौर से देख रही थी। भावेश ने पाटिल सर के हाथ से एक चौक ली और ब्लैक बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। भावेश इतनी स्पीड से उसे लिख रहा था कि थोड़ी देर में ही चौक खत्म हो गई। भावेश ने एक बार फिर चौक के लिए पाटिल सर के सामने अपने हाथ आगे कर दिए। पाटिल सर ने सकपकाते हुए हाथ से एक नई चौक लेकर भावेश को दी। नई चौक मिलते ही भावेश ने फिर उसी स्पीड से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। भावेश की रफ्तार और इंटेलिजेंस को देखकर पूरा क्लास और खुद पाटिल सर भी हैरान थे। कुछ ही देर में ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उस क्वेश्चन के नीचे अलग अलग तरह के 3 मेथड से सॉल्यूशंस लिखे हुए थे और सभी की आंखें चौंधिया गई थी। भावेश अपने हाथ से चौक की डस्ट साफ कर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पूरी क्लास में फुसफुसाहट हो रही थी। मुझे यहाँ एक मेथड भी नहीं आती और इसने यहाँ एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर दिया, एक स्टूडेंट ने कहा। तो दूसरे ने बोला, भावेश इतना इंटेलिजेंट है, मला नव्हते माहित। पाटिल सर सदमे में ब्लैक बोर्ड पर लिखे सभी सॉल्यूशंस को बारी बारी देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर भावेश को एक गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में इस बार एक गहरी व्याकुलता थी। उन्होंने भावेश से कहा, तुम्हें पता है, ये जो सवाल तुमने अभी ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व किया है, ये पिछले कुछ सालों में सिलेबस के सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भावेश, ये तीनों मेथड्स बिल्कुल सही हैं। क्लास, मैं तुम सभी को इन तीनों मेथड से विस्तार में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। पाटिल सर ने ब्लैक बोर्ड की ओर अपना मुंह किया और पूरे क्लास को ये क्वेश्चन समझाने लगे। पाटिल सर का ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह फेरना ही था कि एक बार फिर पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इम्पॉसिबल! मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भावेश इतने मुश्किल सवाल को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकता है? क्लास का हर एक स्टूडेंट भावेश को उलझी हुई नजरों से देख रहा था। वे सभी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि कठिन से दिखने वाले सवाल को सॉल्व करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि भावेश है। अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए भावेश का दिल ढेर सारे इमोशन से भरा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, पहले मुझे पढ़ते ही नींद आने लगती थी, लेकिन अब इस सिस्टम के साथ बोर्ड क्लियर करके मुंबई के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना ही मेरा इकलौता लक्ष्य है। मैं अपने मम्मी पापा को निराश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वे सबसे हैप्पी लाइफ जिएं। तुरंत ही सिस्टम की आवाज एक बार फिर भावेश को अपने दिमाग में सुनाई देने लगती है। हेलो होस्ट, सुपर सिस्टम आपके लिए तैयार है। सुपर सिस्टम? तुम आखिर हो क्या? क्या तुम मुझे अपना परिचय दे सकते हो? भावेश ने सिस्टम से कहा। सुपर सिस्टम दुनिया में किसी भी चीज को डेटा में तोड़ सकता है और उस डेटा को आपके दिमाग में पहुंचाकर उस चीज की ताकत और क्षमता को आपके अंदर डाल सकता है। उदाहरण के लिए,
जैसे आपने अभी सुपर सिस्टम से मैथ्स की किताबों के ज्ञान को आपके दिमाग में पहुंचाया। सिस्टम की मदद से आप किसी भी चीज की स्किल को आसानी से अपने अंदर पा सकते हैं। साथ ही जैसे आप सिस्टम का इस्तेमाल करोगे, आपके पास कुछ पॉइंट्स भी इकट्ठे होते जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने में कर सकते हैं। वाओ! अच्छा सुपर सिस्टम, क्या तुम्हारे पास मेरी कोई पर्सनल जानकारी भी है? भावेश ने अपने मन में आए हुए सवाल को सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, व्यक्तिगत पैनल होता है। हाँ, हमारे पास होस्ट यानी यूजर का एक व्यक्तिगत पैनल होता है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे मेरा व्यक्तिगत पैनल दिखा सकते हो? भावेश ने सिस्टम को आदेश दिया। सिस्टम ने तुरंत से भावेश के सामने एक बड़ी सी विंडो खोल दी। भावेश ने उस विंडो पैनल को ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू किया। होस्ट भावेश पराशर, लेवल 1, उम्र 18 साल, ताकत 0.8, औसत से 0.2 कम। यार इतना कम तो नहीं है, भावेश ने अपने डोले फुलाते हुए कहा। चालाकी 0.8, औसत से 0.2 कम। मम्मी पापा ने सिखाई ही नहीं। आत्मा 1.2, औसत से 0.2 ज्यादा। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। पेशेंस यानी धीरज 0.8, औसत से 0.2 कम। ठीक है, सीख जाएंगे धीरज रखना भी। स्किल मैथ 3, औसत से 2 गुना ज्यादा। अगला रामानुजन अपन ही है। टैलेंट कुछ नहीं, यार कुछ तो होगा। स्किल पॉइंट्स 0.3, पर्सनल स्पेस ओपन। पैनल को देखकर भावेश के मन में अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैथ्स जिसमें भावेश हमेशा से कमजोर था, सिस्टम की मदद से वो मास्टरमाइंड हो चुका था। भावेश को विश्वास था कि वो इस सिस्टम के साथ अपनी सभी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? इसे जानने के लिए भावेश ने अपनी टेबल के ऊपर रखे बैग से अंग्रेजी की कुछ बुक्स निकाल ली और सिस्टम को आदेश दिया कि मैथ्स की तरह ही इस किताब का भी ज्ञान उसके दिमाग में डाल दे। भावेश का इतना कहना ही था कि उसके हाथ से एक मध्यम रोशनी निकली जो सीधे उस अंग्रेजी की किताब पर पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में भावेश को अपने दिमाग में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। हाई स्कूल इंग्लिश नॉलेज बुक डिटेक्टेड। इसमें क्लास 12 के पहले तक का सारा इंग्लिश नॉलेज शामिल है। क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश की सिर्फ हाँ कहने भर की देरी थी कि वो क्रिस्टल देखते ही देखते एक बार फिर भावेश के दिमाग में मिल गया और भावेश का दिमाग ढेर सारी अंग्रेजी की इन्फॉर्मेशन से भर गया। उस इन्फॉर्मेशन में ढेर सारी ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे। इतनी अंग्रेजी जानकर भावेश इस समय खुद को शशि थरूर समझ रहा था। भावेश सिस्टम में जुड़े हुए नए इंग्लिश नॉलेज के क्रिस्टल को एक्सपीरियंस कर रहा था। इस बीच उसे पता ही नहीं चला कि कब मैथ्स का पीरियड खत्म हो गया। वो तो जैसे ही स्कूल की रिंग बेल बजी, तब कहीं जाकर भावेश को होश आया। भावेश स्कूल से कुछ ही दूर पहुंचा ही था कि तभी उसे जोर से एक चीख सुनाई दी। उसने उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की। आवाज स्कूल से कुछ दूर बाहर एक गली से आ रही थी। इस गली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जो सालों से बंद पड़ी हुई थी। भावेश तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान थी। वो इस वीरान सी बिल्डिंग में उस आवाज को खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा। आवाज सुनकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये चीखने चिल्लाने की आवाज किसी लड़की की है। भावेश उस बिल्डिंग के अंदर आ गया।
हेल्प, कोई मुझे बचाओ। भावेश के कदम लगातार आवाज की ओर बढ़ रहे थे कि उसे एक और आवाज सुनाई दी जो किसी मर्द की लग रही थी। ए लड़की, चुप, एकदम चुप, काय को चिल्ला रही? तेरे को बोला ना अपन को एक चुम्मा चाहिए, चुपचाप दे और निकल ले, वरना जबरदस्ती करेंगे हम तो अक्खा लाइफ पछताओगी। और ये बोलते हुए लड़की के घुटने पर हाथ रखते हुए ऊपर की ओर स्लाइड करने लगा। कहते हुए लड़की सुबकने लगी। आवाज का पीछा करते हुए भावेश ने जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो उसने देखा कि 3 आदमी मिलकर एक लड़की से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की ने भावेश की तरह ही फ्लावर वैली इंटरनेशनल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसने उन तीनों आदमियों के हुलिये को काफी ध्यान से देखा। उन तीनों के कपड़े ऑयल और ग्रीस से जगह जगह सने हुए थे। उन्होंने अपनी स्लीव्स बाहों तक चढ़ा रखी थी। भावेश ने जब उस लड़की की ओर देखा तो उसे उसके चेहरे पर ढेर सारे आंसू दिखे। डर के मारे उस लड़की का बहुत बुरा हाल था। वो अभी भी लगातार मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी, जबकि उन 3 आदमियों में से एक आदमी अपने हाथ से उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की जिसका नाम संजना था, उसे अपने डिसीजन पर बहुत रिग्रेट हो रहा था। वो सोच रही थी कि उसके चाचा आज उसे स्कूल से थोड़ा लेट पिक करने वाले थे तो उसे उनका इंतजार करना चाहिए था। यूं खुद ही स्कूल से घर के लिए निकलना उसके लिए बहुत बुरा साबित हो रहा था। वो तीनों उस लड़की को अपने बहकावे में लाने की कोशिश कर रहे थे। बेबी तू काय को रोती है? अपन तेरी मदद करना चाहता है रे। उन गुंडों के लीडर हरीश उर्फ हैरी भाई ने कहा। तेरे को अपने घर जाना है ना, हम तेरे को तेरे घर छोड़ के आएंगे ना, अब रोना बंद कर। दूसरे आदमी ने कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। तीसरे आदमी ने भी उसे पुचकारने की कोशिश की और तीनों मिलकर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। भावेश उन तीनों गुंडों को देखकर डर गया था, पर फिर भी उसने खुद को शांत और संयमित कर गुंडों के सामने खड़े होकर भारी आवाज में बोला, ओए, तुम तीनों क्या कर रहे हो? छोड़ दो लड़की को। इस दौरान अचानक पीछे से आई आवाज से वे तीनों बदमाश सहम गए, लेकिन जब उन्होंने उस आवाज की ओर पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक कमजोर दिखने वाले लड़के की है, जो संजना की ही तरह उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए है। एक बच्चे को अपने सामने देखकर वे तीनों और भी हिंसक हो गए और लड़की को छेड़ने लगे। उन तीनों में से एक बदमाश ने लड़की का मुंह पकड़ा और भावेश की ओर करते हुए कहने लगा, देख, तेरे को बचाने के लिए एक हीरो आया है। जब संजना ने भावेश को देखा, वो एक पल के लिए तो बहुत खुश हुई कि उसे बचाने के लिए कोई आया है, लेकिन संजना की नजर जब भावेश पर गई तो उसने सोचा कि इतनी कम उम्र का लड़का कैसे अपने से उम्र में बड़े इन तीनों बदमाशों का सामना कर पाएगा। इसलिए एक पल के लिए जो उम्मीदें संजना के मन में उभरी थी वो तुरंत ही मुरझा गईं। उसका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था और वो हताश हो गई थी, पर उसने फिर भी चिल्लाना जारी रखा, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। तभी हैरी भाई ने अपनी जेब से एक लंबा चाकू निकाला और भावेश को दिखाते हुए उसे डराने लगा। उसने कहा, ए ठीक ने, चुपचाप निकल यहाँ से, वरना ये अक्खा छुरा भोंक दूंगा छाती में, फिर दर्द दर्द इसको करता रहेगा। चलो निकल। भावेश ने जब उसके हाथ में चाकू को देखा तो डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। भावेश ने इससे पहले कभी किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए हरीश के हाथ में चाकू देखकर उसे घबराहट होना लाजमी था। भावेश चाहता तो आसानी से खुद को सुरक्षित करके वहां से जा सकता था, लेकिन अगर वो सच में इधर से चला जाता, इसके बाद वो खुद को क्या जवाब देता। इसलिए चाकू के बदले में इस्तेमाल करने के लिए भावेश इधर उधर जमीन पर कुछ ढूंढने लगा। उसे जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसका यूज लड़ाई में एक हथियार के तौर पर किया जा सकता था। हालांकि उसे अपने पैर के ही पास एक टूटी हुई ईंट जरूर दिखी। चाकू के मुकाबले में ईंट काफी कमजोर साबित होती, पर ईंट का इस्तेमाल करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था।
इसलिए बेमन से ही सही भावेश को वो ईंट उठानी पड़ी। हालांकि हाथ में ईंट आ जाने की वजह से भावेश के मन में थोड़ी सी हिम्मत तो आ गई थी। उसने अपने हाथ में ईंट को लिया ही था कि उसके दिमाग में वो इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। मकड़ी का शरीर डिटेक्ट हुआ है, क्या आप इसे स्कैन करना चाहते हैं? भावेश को अचानक ही आभास हुआ कि उसके पास एक सिस्टम है, लेकिन मकड़ी के बारे में सिस्टम से सुनकर भावेश को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने मकड़ी को छूना तो दूर देखा भी नहीं था। तभी उसने अपनी नजर नीचे की और अपने हाथ में पकड़ी हुई ईंट की ओर देखा। वो एक अधमरी हुई मकड़ी थी जो शायद उससे ईंट उठाते हुए क्रश हो गई थी। सिस्टम के बारे में सोचकर भावेश का मन खुशी से झूम उठा। उसने बिना झिझक के अपने सिस्टम को कमांड दिया, सिस्टम, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, इधर मैं अभी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। मकड़ी से मिलने वाली डेंजर परसेप्शन स्किल से आपको मिलेगी खतरे को पहले से ही भांप लेने की पावर, जो आपके सिक्स्थ सेंस को बेहतर करेगा और आगे आने वाले खतरे के बारे में आपको पहले ही आभास हो जाएगा। सिस्टम जल्दी करो यार, टाइम नहीं है इतना। भावेश ने इतना कहा और उसके हाथ पर एक सफेद रोशनी उभरी और धीरे धीरे डिम होते हुए गायब हो गई, जिससे भावेश को हल्का सा झटका लगा। स्पाइडर स्किल इंस्टॉल्ड। इस पावर के आने से भावेश को अपनी बॉडी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स्ड लगी। हालांकि इसके अलावा उसके शरीर में और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस मोमेंट पर जब हरीश ने देखा कि भावेश उसकी ओर ईंट उठाए हुए खड़ा है, तो वो और गुस्से में आ गया। ओए चिरकुट, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब जब ये छुरा अंदर जाएगा तो ही अकल आएगी। पर भावेश तस से मस नहीं हुआ। इतना कहते हुए हरीश भावेश के सामने आया और उसे चाकू मारने के लिए बढ़ने लगा। जब संजना ने इस सीन को देखा तो वो बहुत डर गई। उसने चिल्लाते हुए भावेश से कहा, देख के बच रहा उससे। तभी भावेश के दिमाग को ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी ही देर में सुई चुभने वाली है, इसलिए वो अपने आप ही अपनी जगह से अलग हो गया। अचानक अपनी जगह से अलग हो जाने के कारण वो उस चाकू के वार से बच गया और इसी समय उसने मौका देखकर अपने हाथ में रखी हुई ईंट उस बदमाश के सिर पे दे मारी। सर पर ईंट इतनी जोर से पड़ी थी कि वो आदमी औंधे मुंह जमीन पर नीचे गिर पड़ा। बदमाश ने जमीन से उठने की कोशिश भी की, लेकिन वो दर्द के मारे उठ न सका। इस समय बाकी के दोनों बदमाश जो अभी भी संजना को पकड़े हुए थे, वे अपने साथी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हरकत में आ गए। उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो लेटे हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। संजना इसे देखकर हैरान थी। साथ ही अपनी इस काबिलियत को देखकर भावेश को खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। इस दौरान अपने साथी बदमाश को जमीन पर कराहते हुए देखकर दोनों बदमाशों ने संजना को छोड़ा और अपनी जेब से अपने चाकू निकाल लिए। भावेश ने भी अपने हाथ में रखी हुई ईंट को दीवार पर मारकर उसके 2 टुकड़े कर लिए और उन दोनों टुकड़ों को अपने दोनों हाथों में रख लिया। दोनों के हाथों में चाकू देखकर एक बार फिर भावेश के शरीर की मसल्स सिकुड़ गई थी। इस बार इससे पहले कि वे दोनों हमला करते, भावेश ने ही पहला प्रहार किया और अगले ही पल वे दोनों भी जमीन पर पड़े हुए थे। एक दर्द के मारे मराठी में कराह रहा था, आई लव सपोर्ट। तो दूसरा अपनी अम्मी को याद फरमा रहा था, मम्मी मर गए रे। जब संजना ने उन तीनों को जमीन पर दर्द के मारे छटपटाते हुए देखा तो उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इस छोटे उम्र के लड़के ने इतने बड़े लोगों को कैसे नीचे गिरा दिया। अगर संजना जमीन पर पड़े हुए एक बदमाश के सिर से खून निकलते हुए नहीं देखती तो वो यही मानकर चलती कि वे बदमाश एक्टिंग कर रहे हैं। संजना ने अपने सामने खड़े उस लड़के को देखा तो पाया कि इस लड़के की आंखों में एक अजीब किस्म की चमक है। भावेश ने अपने हाथ में रखी हुई ईंट को देखा और जमीन पर पड़े हुए तीनों बदमाशों को देखा जो जमीन पर चारों खाने चित पड़े हुए थे। भावेश ने अपने पूरे एक्शन सीक्वेंस को याद किया और खुशी से उछल पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये है डेंजर परसेप्शन, यानी आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेना। इसके बाद भावेश एक तरफ खड़ा हो गया और संजना को देखने लगा। वो भी एक टक भावेश को ही देखे जा रही थी।
इसके साथ ही भावेश ने गौर से संजना के चेहरे को देखा। संजना के बड़े सुंदर बाल थे जो लाल कलर की रिबन के साथ बंधे हुए थे। सुंदर गहरी गोल आंखें, तीखी नाक और हल्के गुलाबी होंठ, और होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल संजना को बहुत सुंदर बनाते थे। हालांकि अभी भी उसके चेहरे पर आंसुओं के दाग थे। आंसुओं के कारण उसकी आंखों का काजल भी फैल गया था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा व्यथित था, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता और उसके लिए दिल से ढेर सारी दुआएं निकलती। इस बीच संजना भी यूं भावेश को अपनी ओर देखते हुए थोड़ी असहज हो गई थी। उसकी इस असहजता को भावेश जल्द ही समझ गया, इसलिए उसने संजना के सुंदर से चेहरे से अपनी नजरें अलग कर लीं। वो उसके पास आ गया। तुम ठीक हो? संजना और भावेश दोनों ने एक साथ एक दूसरे से पूछा। एक साथ एक समय पर पूछने के कारण दोनों एक दूसरे पर हंसने लगे। उन्होंने फिर एक दूसरे को देखा और कहा, मैं ठीक हूँ। दोनों की टाइमिंग इस बार फिर बिल्कुल सेम थी। इस बार साथ बोलने पर वे दोनों थोड़े असहज भी हुए। इस समय पर भावेश को याद आया कि इसी जगह जमीन पर 3 बदमाश भी पड़े हुए हैं, इसलिए उसने संजना से कहा, तुम्हें क्या लगता है इन तीनों के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? संजना ने इन शब्दों को सुना और उन तीनों बदमाशों पर नजर डाली जो अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस घर जाना है। इसके बाद एक बार फिर कमान अपने हाथ में लेते हुए भावेश ने कहा, तो ठीक है, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भावेश ने एक बार फिर ईंट को अपने हाथ में लिया, अपनी नजरें बड़ी की और उन तीनों बदमाशों के सामने आकर कहने लगा, तुम आज के बाद से ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। बोलो, कभी नहीं करोगे? भावेश ने देखा कि वे तीनों बदमाश मार खाने के बाद भी असंतुष्ट थे और भावेश को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। उनमें से एक जमीन पर पड़े पड़े ही भावेश से बोला, अबे टिंगू, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे भाई अपुन, अगर तूने मेरे को फिर इस ईंट से मारा तो समझ जा तेरा काम हो गया। तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले। अपने लीडर को बोलते हुए देखकर दूसरे बदमाश ने भी कहा। भावेश को इन दोनों बदमाशों की बातें फनी और अजीब दोनों लगी। बस फिर क्या था, एक बार फिर कुछ थप्पड़ और पीटने की आवाजों से पूरा कमरा गूंज गया। ओ मेरी पीठ, मेरा पैर तोड़ दिया रे, माझा डोका। हाँ, तो अब बताओ, क्या तुम तीनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो? भावेश ने अपने हाथ में रखी हुई ईंट को उन तीनों को दिखाते हुए कहा। फिर पिटाई के डर से उन तीनों ने रोती हुई आवाज में अपना सिर हिलाया और गिड़गिड़ाकर कहने लगे, ठीक है, हमें जाने दो, प्लीज हमें मत मारो। अरे यार माफ कर दे, तू जो बोल हम करेंगे। भावेश ने सुना और तुरंत ही उन तीनों पर झल्लाते हुए कहा, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ और इसके बाद कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर तुम कभी मुझे फिर दिख गए, मैं फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि ईंट की ताकत क्या है। आखिरकार भावेश ने अपने हाथ से ईंट को फेंक दिया और एक जोर की लात जमीन पर पड़े हुए उनके लीडर हरीश को मारी, जिससे एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। अपने लीडर को एक बार फिर पिटता हुआ देखकर बाकी दोनों बदमाश एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगे। हम यहाँ से चले जाएंगे। तो दूसरे ने भी कहा, भाई हमें यहाँ सब चलना चाहिए। इस सीन को देखकर संजना अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। उसे हंसता हुआ देखकर भावेश पलटकर उसे देखने लगा। संजना ने भावेश की ओर आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज के लिए थैंक यू। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं। संजना कहते कहते रुक गई। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? भावेश ने इतना पूछा ही था कि उसके पॉकेट में रखा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा और इस मोबाइल के बजने की वजह से जो उनकी अच्छी खासी बातचीत शुरू ही हुई थी वो रुक गई।